morning class 10. Myself Dr. Enu. Welcome to my class. I hope बच्चों how are you? I hope all of you are fine. बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर सिविक्स का स्टार्ट करेंगे. सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद. संघवाद. तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने इस टर्म को, सिविक्स के पहले चैप्टर में हम लोगों ने इस टर्म को कहीं ना कहीं पढ़ा है और इसका इंट्रोडक्शन भी मिला है. तो फेडरलिज्म क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग का एक फॉर्म ही है और इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बेसिक टर्म्स को समझेंगे और भी जो बहुत सारे डायमेंशंस हैं वो हम समझेंगे. फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा कि जो दो एग्जाम्पल लिए गए थे बेल्जियम और श्रीलंका, उनके बारे में हमने समझा. बेल्जियम में हमने देखा कि जब बेल्जियम के लीडर्स ने ये देखा कि उनके कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उन्होंने तुरंत अपने को एकोमोडेट किया और अपनी पावर को शिफ्ट किया. और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें ये प्रोविज़न रखा कि जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल में गवर्नमेंट में कितने % मिनिस्टर सेम रहेंगे, दोनों ही समुदाय के लोग रहेंगे और स्टेट लेवल पर भी दोनों समुदाय के लोग रहेंगे और इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स भी सेम रहेंगे. इस तरह से हम देखते हैं कि बेल्जियम में पावर की शिफ्टिंग की गई सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट और इस तरह से उन्होंने अपने देश को एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में जाने से बचा लिया. ठीक इसके विपरीत श्रीलंका में पावर की शिफ्टिंग नहीं की गई. वहाँ तमिल्स और जो नेटिव तमिल्स और सिंहलीस थे उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स बना हुआ था वो बना ही हुआ था. सिंहलीस ने डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर रखा था और उन्होंने पावर को शिफ्ट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि वहाँ लगातार सिविल वार चलते रहे और जो कंट्री श्रीलंका एक अच्छे इकोनॉमिकल पोजीशन और सोशल पोजीशन के लिए जाना जाता था वो पूरा बर्बाद हो गया. तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर आप अपनी पावर शेयरिंग को नहीं करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है. इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझा सकते हैं कि मान लीजिए कि स्कूल में आपकी प्रिंसिपल मैम है, वो अकेले तो सारा काम नहीं कर सकती है ना कि वो दौड़ करके बच्चों को भी देख लेंगी, पेपर्स भी बनवा लेंगी, असेंबली भी ज्वाइन करवा लेंगी. तो इसके लिए वो क्या करती हैं? वो अपनी पावर को डाइल्यूट करती हैं. किसी को बनाती हैं असेंबली इंचार्ज, किसी को बनाती हैं एग्जामिनेशन इंचार्ज और इस तरह से अपने कामों को बांटना, अपनी शक्तियों को बांटना ही फेडरलिज्म कहलाता है. और ये फेडरलिज्म कहलाता है और ये बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को रीजनल लेवल पर. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म. इंट्रोडक्शन. तो मेनली बच्चों ये इंट्रोडक्शन है कि फेडरलिज्म है क्या. और फर्स्ट पॉइंट है रिलेशन विद श्रीलंका एंड बेल्जियम, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट. बेल्जियम में हुआ कि पावर की शिफ्टिंग की गई सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल गवर्नमेंट में. रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. अब रीजनल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई, संवैधानिक शक्ति दी गई, जिससे कि वो अपने आप को अलग ना समझे, अपने को अलग थाना समझे, उसके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आए. नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल वर्सेस यूनिटरी. अब हमारे यहाँ पर देखा जाए कि हमारे इंडिया में क्या इसका नेचर है. हमारा इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली फेडरल वर्सेस यूनिटरी. फेडरल होने के साथ साथ यूनिटरी भी है, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है. अर्थात वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होने के साथ साथ वो फेडरल भी है, यूनिटरी भी है. तो अब यहाँ फेडरलिज्म का हम आपको डेफिनेशन बताएंगे बच्चों. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ government in which the power is divided between a central authority and various constitutional unit of the country, 2 or more tiers. It means कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का एक टाइप है जिसमें कि पावर्स को
डिवाइड किया जाता है किसके किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी जो मेन अथॉरिटी है और उसकी ढेर सारी जो यूनिट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती हैं, उनके बीच में पावर को डिवाइड, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। और फेडरलिज्म में 2 और मोर टीयर्स होते हैं, गवर्नमेंट के 2 और मोर टीयर, 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास पावर ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट उससे कम, लोकल गवर्नमेंट उससे कम पावर है। अब इधर देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल जो होता है और पावरफुल होता है और उसके पास ढेर सारी, वो अपनी पावर को ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैं उनमें डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि एग्जाम, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के या किसी भी कंपनी के या किसी भी फर्म के बॉस हैं और आपने अपने कर्मचारियों को ये फ्रीडम दे रखी है डिसीज़न लेने की, और तो वो अपनी पावर्स को, इसका मतलब होता है कि आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी पावर्स को कम कर लिया है, और इसका मतलब ये होता है कि आपने यूनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, उनको भी जोड़े रखने का प्रयास किया है। उन वर्कर्स को ये लगे कि हम भी इस कंपनी का एक हिस्सा है और हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिससे कि वो ज़्यादा मन लगा करके काम कर सके। और जो फेडरल गवर्नमेंट होती है या यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, उसके पास, सेंट्रल के पास पावर तो होती है, लेकिन वो पावर क्या करती है, वो इम्पोज करती है, जबरदस्ती थोपती है। हमारे इंडिया में जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है। इट मीन्स कि हमारे संविधान में ही ये इन पावर्स को वर्णित है, ये पावर्स बताई गई हैं कि क्या क्या का पावर स्टेट्स के पास है और क्या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक इसके विपरीत जब हम श्रीलंका में देखते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, ये तो फेडरल हो गया। यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास पूरी शक्तियाँ होती हैं, और पावर जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास वो नॉमिनल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब उनके ऊपर कुछ भी अपने डिसीजंस को इम्पोज कर सकती है और वो वापस भी ले सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने श्रीलंका के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि जो वहाँ पे मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी वो जैसा भी कानून बना सकती थी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज कर सकती थी। तो इस तरह से ये हो गया आपका यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास ज़्यादा होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सर्वे सर्वा होती है, वो ही सारे डिसीजन लेती है, क्या करना है, क्या नियम बनाना है, क्या कानून बनाना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसको कैसे फॉलो करवाना है। इसके विपरीत फेडरल गवर्नमेंट में सारी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही नहीं होती, बल्कि स्टेट्स को भी कुछ न कुछ पावर दी जाती है, जिससे वो भी अपने को रिस्पॉन्सिबल महसूस कर सके। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो सर वो लेट्स द कंटिन्यू द टॉपिक बच्चों। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज फेडरलिज्म और फेडरलिज्म किसे कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल वर्सेस यूनिटरी है, मैंने इसे आपको भी समझाया भी। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या होती, क्या विशेषता होती है जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये फेडरलिज्म है। तो उसके मेन की पॉइंट्स हैं, देयर आर 2 और मोर लेवल्स। जो भी फेडरलिज्म गवर्नमेंट होगी सर उसमें गवर्नमेंट के लेवल 2 या 2 से अधिक होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोस्टली कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की अधिकतर कंट्रीज़ में फेडरल गवर्नमेंट में 2 ही लेवल पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में 3 लेवल है।
सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ये थ्री लेवल पाए जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है वो गाँव में आपका कहलाएगा पंचायत, और शहरों में सिटीज़ में कहलाएगा म्यूनिसिपैलिटी। तो दो या दो से अधिक लेवल होने चाहिए, वो है हमारे फेडरलिज्म में इंडिया के। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। जितने भी टाइप्स हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल, लोकल, स्टेट, वो क्या करते हैं, वो एक ही नागरिक उनकी सीमा में आता है। ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि हर एक टीयर की, हर एक लेवल की अपनी कुछ सीमित दायरा होता है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ना सपोज कीजिए कि आप राजस्थान में रहते हैं, तो इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया से बाहर हैं। राजस्थान इंडिया का ही तो स्टेट है, तो इंडिया में जो रूल्स लागू होंगे उसके साथ ही साथ राजस्थान में भी जो रूल्स चलते होंगे वो दोनों ही आपके ऊपर लागू होंगे। लेकिन कौन सा कि आपके किस काम के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट को फैसला लेना है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज कीजिए कि आपको फॉरेन जाना है, तो फॉरेन जाना है, इसके लिए डिसीजन राजस्थान की गवर्नमेंट नहीं लेगी। आपको परमिशन देना, वीज़ा बनाना, इसके लिए इसका ये फॉरेन में जो अफेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। तो यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो वो देखेगी कि आपको कैसे फॉरेन जाना है, आपकी पूरी वो व्यवस्था करेगी। इंसान एक ही रहता है, लेकिन जो सरकारें हैं वो अलग अलग रहती हैं और उसी को गवर्न करती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट are specified in the constitutional authority and existence of the each tier in the constitution. It means कि जो हमारे गवर्नमेंट के लेवल हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट के लेवल हैं, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी अपनी एक पावर होती है और उनका एक सीमित दायरा होता है। मैंने ये पहले ही बता दिया कि उसके आगे ये वो जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कामों के बारे में वर्णन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है और लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है। बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसके पास कितनी पावर है, और इसलिए ऐसा इसलिए किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ईच टीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए बताया गया है कि उन दोनों जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कभी कभी कोई ऐसे इशू आते हैं जिनमें आपस में स्टेट गवर्नमेंट और, कभी आपने सुना होगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है किसी इश्यू को लेकर। कभी कभी दो स्टेट गवर्नमेंट आपस में ही लड़ने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कावेरी नदी का कावेरी जल विवाद, इसमें देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, ये चारों आपस में ही लड़ रहे कि नहीं ये कावेरी नदी का जल मेरे यहाँ आना चाहिए, कावेरी का। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बचने के लिए ही हमारे संविधान में ये बताया गया है कि किस गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है और उसका क्या दायरा है। फोर्थ है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिलैटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इट मीन्स कि जो हमारे संविधान के मूलभूत वो नियम है उनको कोई एक सरकार अपने आप में चेंज नहीं कर सकती है। उसके लिए दोनों जितनी भी तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की परमिशन लेनी जरूरी होगी। एक तरफा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जा सकता। सपोज कीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो पावरफुल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जो एजुकेशन के ऊपर लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चूँकि पावरफुल होती है, वो रातों रात चाहे तो इस प्रोविज़न को चेंज करके कह दे कॉन्स्टिट्यूशन को सुबह कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एजुकेशन के ऊपर रूल बनाने की पावर नहीं है। तो इस तरीके से तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट कम होगी, स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल नहीं रहेगी जनता की नज़रों में। तो इस तरीका एक तरफा फैसले से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि कोई भी फैसला या कोई भी चेंजिंग जो है वो एक तरफा नहीं लिया जा सकता। दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है। Courts have the power to interpret the constitutional power of different levels of government. It acts an umpire if dispute arises between levels of government.
अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितनी कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके पास कितनी पावर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और इसको बताने की ताकत किसके पास है कि किसके पास कितनी पावर है, वो जुडिशरी के पास है। जुडिशरी मैंने बताया है कि हमारे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी जो सब तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसको सबसे ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। और पिछले मैंने जो प्रीवियस चैप्टर उसमें ये बताया था कि गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, इसीलिए इसको चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम कहा जाता है। क्यों इसलिए चेक्स करते रहते हैं कि कोई एक जो ऑर्गन है ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो ये किसके पास कितनी पावर है ये कौन बताता है, जुडिशरी बताती है कि किसके पास कितनी पावर है। और ये न्यायपालिका जो है वो एक अंपायर की तरह काम करता है। अगर दो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो वो दोनों के बीच में अंपायर की भूमिका निभाता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि पावर जो मेन पॉइंट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट की, 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए और इसके साथ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, वो दोनों ही इसमें हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल इकोनॉमी। इट मीन्स कि अब ये जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, वो कैसे चलती हैं, जब उनको हम टैक्स देते हैं बच्चों, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं, वाटर टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, इसके थ्रू ही हमारे गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में क्लियरली डिफाइंड है कि कौन सी लेवल की गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो सकता। पैसा होगा तभी गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पूरी तरह की। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो आगे की आने वाली प्रॉब्लम्स को समझते थे, इसलिए उन्होंने इन सारी समस्याओं को जान करके ये डिस्क्राइब किया है कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। तो पैसा होगा तभी हमारी गवर्नमेंट काम कर पाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, ये क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म है या हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। अब आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फेडरलिज्म क्या है। श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल भी हो गया। फेडरल वर्सेस यूनिटरी क्या है ये भी मैंने बता दिया, फेडरलिज्म की डेफिनेशन बता दी और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग आपको पसंद आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।